गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी अपन ने शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध प्रेरकत्व और शुद्ध धारिता के लिए फेज डायग्राम डिस्कस किया और कुछ उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया है। अभी अपन इनके कॉम्बिनेशन से देखते हैं कि जो डिफरेंट सर्किट्स हैं उनके लिए जो वैल्यूज हैं फेज डायग्राम में वो क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से मैं एक छोटा सा आपको एक इसका डिस्कशन और बताना चाहता हूँ कि अपन ने अगर प्योर रूप से आर अप्लाई किया है तो इसके लिए देखिए कि यह है जो वी आर, जो रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप है, पोटेंशियल डिफरेंस है वह है, और ये उसके लिए करंट। तो इसे वी आर और ये आई आर दोनों सेम फेज में हैं। अगर साथ में मैं कहूँ कि ये रेजिस्टेंस है या आई आर है और इसमें जो इंडक्टेंस है उसे काम में लिया है, तो इंडक्टेंस काम में लेने के लिए जो वोल्टेज है इंडक्टेंस पर वी एल वह आगे होगी π/2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर मैं प्योर कैपेसिटेंस काम में लूँ तो इसके लिए जो करंट है ये आई एल भी करेंगे तो चलेगा। ये जो धारा है आई सी या करंट है वह आगे होगी कैपेसिटर के लिए, तो इसके लिए डायग्राम होगा वह ऐसे। तो ये π/2 पीछे है ईएमएफ, ये वीसी या V0C या V0L जो भी सिंबल्स हैं दैट डजंट मैटर। अभी अपन इसके रिस्पेक्ट में डिस्कस करते हैं कि एल एंड आर इन सीरीज कनेक्शन इन AC EMF की प्रेरकत्व और प्रतिरोध को अपन श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं किसी भी प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के लिए, तब उसका मान क्या होगा फेजर के लिए, और उसकी जो प्रतिघात है और जो फेज डायग्राम है वो सब और क्या क्या होंगे उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये सिंपल सा एक सर्किट लेते हैं। ये मैंने एक इंडक्टेंस कॉइल लिया और ये एक प्रतिरोध लिया है और इसे किसी भी एक EMF से कनेक्ट कर दिया। दिस इज़ L एंड दिस इज़ R एंड E बराबर E0 sin ओमेगा t, और मैं इसे करंट शो करता हूँ। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि जो करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है वह L और R में समान है। दोनों के लिए जो धारा है वह यहाँ पर समान है। तो इसमें जो धारा है वह IL और इसमें वह IR है, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट है वो अलग अलग होगा। जब करंट इसमें से प्रवाहित होती है तो यहाँ पर माइनस का LdI/dt और यहाँ पर IR, इसको लिख सकते हैं अपन इसके लिए। अब इसके लिए एनालिसिस करते हैं कि सबसे पहले फेज डायग्राम देखते हैं इसका, या वेक्टर रिप्रेजेंटेशन डायग्राम है उसको देखते हैं कि वह किस प्रकार से इसके लिए होता है। तो अगर जब भी धारा इसमें प्रवाहित होती है इस परिपथ में तो प्रेरकत्व में और प्रतिरोध में दोनों में समान धारा होती है, क्योंकि L व R में एक समान धारा प्रवाहित होती है। दोनों में एक समान धारा प्रवाहित होती है, तो आप यूँ मान सकते हैं यहाँ पर IL बराबर IR ही है, दोनों सेम ही है जो कि I के बराबर है। ओके, लेकिन सबसे पहले अपन प्रतिरोध के लिए बात करते हैं। दैट डजंट मैटर कि L और, क्योंकि दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। तो एट एज ऑफ R कि जो प्रतिरोध है उसके किनारों पर अपन देखते हैं, उसके किनारों पर देखते हैं तो EMF और जो धारा है, करंट है, उसके लिए जो एंगल है, जो फेज़ है वह 0 होगी। तो उसके लिए 0 होने के लिए अपन एक डायग्राम बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो यहाँ पर देखिए कि डायग्राम के लिए मैं इस डायग्राम को नॉर्मली मैं इसे कहूँ कि ये जो करंट है ये एक्स एक्सिस मैंने लिया है। यहाँ पर एक्स एक्सिस से ओमेगा टी कोण से ज़्यादा है ये एक्स एक्सिस से, जो अपना इक्वेशन है उसके अनुसार। तो आर के लिए क्योंकि यहाँ पर मैं आई आर करूँगा तो वह I0 sin ओमेगा टी ही होगा। तो ये एक्स एक्सिस से ओमेगा कोण ज़्यादा है तो ये ओमेगा कोण मैंने लिया, ओमेगा टी।
अब ये प्रतिरोध के लिए है, तो मैं इसको प्रतिरोध के लिए जो वोल्टेज है वह V0R लेता हूँ। यहाँ पर ये जो IR है इसको V0R पीक वोल्टेज के लिए लेते हैं। अगर मैं इसको I0R मानूँ तो ये इसकी पीक वोल्टेज हो गई है। ओके, इसकी पीक वोल्टेज होने के बाद में अब जो चूँकि प्रतिरोध में जो धारा प्रवाहित हो रही है वही धारा इंडक्टेंस में प्रवाहित हो रही है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि प्रतिरोध के लिए धारा और जो वोल्टेज है ईएमएफ है, दोनों की दिशा है वह समान है यहाँ पर। और इंडक्टेंस के लिए धारा और जो ईएमएफ है दोनों के बीच में π/2 का डिफरेंस है, क्योंकि इंडक्टेंस है उसमें जो ईएमएफ है वह π/2 कोण आगे रहता है, तो धारा से π/2 कोण ज़्यादा होगा उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। और जो इंडक्टेंस की जो धारा है वही धारा है वह है रेजिस्टेंस की करंट है। तो इनडायरेक्ट रूप से अपन ये कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके रेस्पेक्ट में जो इंडक्टेंस की जो ईएमएफ है वह π/2 कोण कला में आगे है। चूँकि प्रतिरोध की जो धारा की दिशा है वही यहाँ पर ईएमएफ की दिशा है, तो जो इंडक्टेंस की वोल्टेज है वह रेजिस्टेंस की वोल्टेज से π/2 कला में आगे होगी। तो इसके लिए π/2 कला में ये आगे कर दिया है। तो ये देखिए ये π/2 कोण मैंने इसके लिए बना दिया है। नॉर्मली ये अगर ω/t है तो ये भी ω/t ही होगा, बस बताने के लिए यहाँ पर इसका प्रकाश यूज नहीं होगा। अब इसके लिए देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कितनी होगी V0L, और उसको अपन लिखेंगे I0ω/L, और ये I0R के लिए। तो ये वोल्टेज यहाँ पर हो गई है। ओके, अब एक डायरेक्शन ये है और एक डायरेक्शन ये है, तो इसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दिखाएं कि अगर इसी डायग्राम को थोड़ा सा रोटेट कर दें, इस डायग्राम को सपोज़ मैं इस प्रकार से इधर रोटेट कर दूं ओमेगा पर, तो जो VR है वही ये बन गया है और VL है वही ये बन गया है, V0L और ये V0R। अब इन दोनों का जो सम होगा वह इनका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से दर्शाया जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू E0। ये V0L और V0R हैं वो वेक्टर सम इक्विवेलेंट होंगे E0 के, क्योंकि टोटल अप्लाइड मैक्सिमम ईएमएफ है, जो टोटल अप्लाइड ईएमएफ है वह तो E0 sin ωt है और उसकी पीक वैल्यू है वह E0 है। तो यहाँ पर इनका जो वेक्टर एडिशन होगा वो E0 के बराबर होना चाहिए, और इसको वेक्टर डायग्राम से शो कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको यहाँ पर E0 से इसको दर्शा दिया है। अगर मैं इसे कोई भी एक पॉइंट मान लूँ, इसको मैंने पॉइंट मान लिया है A, ये ओरिजिन है 0, और इसको मैं कोई भी पॉइंट मानूँ B, और दिस इज़ C। तो अब देखिए कि इसके प्रोजेक्शन के हिसाब से इसको एक सिंपल सा रेक्टेंगुलर टाइप में बना दीजिए। ओके, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि V0L, यहाँ पर देखिए V0L है वह I2 से सॉरी I0 से π/2 कला आगे है, चूँकि V0L I0 से कला आगे है, ठीक है। और I0 जो R व L में समान कला में बहेगी, कला में होगी। यहाँ पर जो समान धारा समान है, यहाँ पर भी वही वैल्यू है वही डायरेक्शन है, यहाँ पर वही वैल्यू वही डायरेक्शन है। तो जो वेक्टर सम है वह होगा यहाँ पर E0 वेक्टर बराबर, अब दोनों की डायरेक्शन है वो सेम है, इसकी भी डायरेक्शन इधर है इसकी भी आउटवर्ड है, तो ये डायरेक्शन इसके लिए दोनों के लिए सम हो जाएगा। एक तरह से ये डायरेक्शन को अपन सम रूप में ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा V0L प्लस V0R, वेक्टर सम कर दिया है ये। अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो वेक्टर जुड़ते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वो वेक्टर सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड के रूप में सॉल्यूशन कर लीजिए। तो ये हो जाएगा E0 बराबर E0 V0L स्क्वायर V0R स्क्वायर, और दिस इज़ अंडर रूट। अब V0L है वह क्या है I0ω/L स्क्वायर, और ये है I0R का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर I0 कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा ω/L का स्क्वायर और R का स्क्वायर। ω/L क्या है, चूँकि
ओमेगा एल बराबर एक्स एल, यह है रिएक्टेंस फॉर इंडक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यह हो जाएगा अपना I0 एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू E0। अब यहाँ पर दिस इज़ द पीक वैल्यू फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड दिस इज़ द पीक वैल्यू फॉर करंट। तो दोनों के लिए वी विल डिस्क्राइब द वैल्यू फॉर टोटल रिएक्टेंस। तो E0 I0 बराबर एक्स एल स्क्वायर आर स्क्वायर का अंडर रूट, ये वैल्यू अपने लिए यहाँ पर होगी। तो इसको अगर अपन चाहें तो एक्स आर एल के रूप में भी लिख सकते हैं, आर और एल दोनों का सीरीज़ है। तो एक्स एल स्क्वायर आर स्क्वायर ये अपने लिए यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। जो रिजल्टेंट जो रिएक्टेंस होगा उसकी वैल्यू अपने पास में ये आ जाएगी। ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये। अब देखिए कि यहाँ पर जो E0 है वह E0 जो वैल्यू है उसका जो एंगल है वह आर के रेस्पेक्ट में मैं कहूँ ओमेगा, आर के रेस्पेक्ट में फाई है, ओमेगा नहीं फाई, क्योंकि इसको अपन यूँ मान लेते हैं सपोज ये फाई कोण आगे है, हाँ इसे जनरल टर्म में, क्योंकि ये तो अपन को पता है कि यहाँ पर V0R और V0L के बीच में π/2 एंगल है। लेकिन जो रिजल्टेंट जो वैल्यू है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की उसकी जो वैल्यू है उसकी जो डायरेक्शन है वह रेजिस्टेंस के या इंडक्टेंस के रिस्पेक्ट में अपन ने फाई एंगल ले लिया है। तो इस फाई एंगल का मान अभी अपन डिस्क्राइब करेंगे। तो इसके लिए देखिए जो डायग्राम अपन ने बनाया था उस डायग्राम से देखिए वापस एक बार। ये जो डायग्राम है इस डायग्राम में ये जो एंगल है ये अपन ने फाई लिया हुआ है और यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। दिस इज़ द राइट एंगल ट्रायंगल। ओ ए, इस ए पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर लूँ ओ ए सी के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर देखिए कि E0 व I0 के बीच बनने वाला कोण माना फाई है। तो फाई है तो ये देखिए टेन फाई, उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको टेन फाई से अपन दर्शाएंगे। टेन फाई से इसलिए कि देखिए ये एंगल फाई है, ये वाला फाई है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, तो इसको अपन फाई से शो कर सकते हैं इजीली। तो ये हो जाएगा AC बटे OA। जो AC है वह अपना जो AC है यह लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो अभी AC बटे OA, अब ये AC है ये तो AC होगा और AC है वह जो मान है वह OB के बराबर हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर इसको इस मान को इसका प्रोजेक्शन लूँ इसके लिए ऐसे से, तो जो ये वाला मान है ये वाला मान ये इसके बराबर होगा, तो मैं इसको OB के रूप में भी लिख सकता हूँ। तो ये हो गया OB बटे OA। अब देखिए OB क्या है, OB था वह है I0 ओमेगा L और OA है वह है I0 R। तो I0 से I0 कैंसिल हो गया और ये ओमेगा L और R। तो टेन फाई बराबर ओमेगा L बटे R या XL बटे R। तो जो फेज़ फाई है वह हो जाएगा टेन इनवर्स XL बटे R। ये यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट होगा। तो अभी जो करंट आएगी अपनी यहाँ पर जो करंट है वह फाई डिफरेंस था, क्योंकि करंट और E0 के बीच में जो कलांतर है वह फाई था, तो इसको मैं लिख सकता हूँ I0 साइन ओमेगा t माइनस का फाई और E बराबर E0 साइन ओमेगा t। तो ये अगर L और R दोनों को सीरीज़ कनेक्शन में लेते हैं तो इसका मान है वह हो जाएगा जो ओवरऑल जो इसके प्रतिघात है। अब यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी अपन और काम में ले रहे हैं, प्रतिघात की बजाय इसको प्रतिबाधा बोलेंगे। प्रतिबाधा इम्पीडेंस, क्योंकि प्रतिबाधा का वही रोल होता है AC में जो प्रतिरोध का DC में होता है।
कि अगर एसी सर्किट में, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में, ईएमएफ में कोई भी एलिमेंट्स है जिसमें करंट प्रवाहित हो रही है, तो उस एलिमेंट के कारण से जो अवरोध होगा, जो ऑब्स्टेकल होगा, तो उसका जो अनुपात है धारा के साथ में, वह उसकी इम्पीडेंस को शो करेगा। तो यहाँ पर जो E0/I0 है, और ये हो जाएगा अपना XL² R² जो अपने सोल्व किया है। इम्पीडेंस की खास बात यह है कि यह जो विभवांतर और धारा के अंतर के साथ साथ, विभवांतर और धारा के अनुपात के साथ साथ दोनों के कला को भी दिखाता है। प्रतिरोध है उसमें कला इम्पोर्टेंट नहीं होती है, लेकिन इम्पीडेंस है उसमें वह इसकी फेज़ को भी जस्टिफाई करता है कि इसकी फेज़ क्या होगी इसके साथ में। तो यहाँ पर अपन ने आज अपने जो LR सर्किट है, उस LR सर्किट के लिए यह डिस्क्राइब किया है। थैंक यू।